नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी जायदाद का झगड़ा। अम्मा जी, एक सलाह जरूर दूंगी। मेरे भाई तो मेरे पिता के मरने के 12वें दिन जायदाद के लिए लड़े थे, इसलिए आप अपने जाने से पहले खुद ही बंटवारा कर जाना। जमीन जायदाद अच्छे अच्छे के संस्कार को धराशायी कर देती है। मीरा ने थके हारे कदमों से घर में प्रवेश किया तो देखा कि अम्मा जी और जेठानी बाहर बरामदे में ही बैठी हुई थी और दोनों की नजरें उसे ही घूर रही थी। अजीब सी कुटिल मुस्कान थी उनके चेहरे पर, ऐसी मुस्कान जिसने मीरा को अंदर तक तोड़ दिया। साफ पता चल रहा था कि उसके मायके की एक एक खबर इन तक पहुंच गई होगी। पति विदित की तरफ देखा तो उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। आखिरकार उसके मायके की एक एक पल की रिपोर्ट अम्मा जी तक पहुंचाने में उसके पति का ही हमेशा सबसे अहम किरदार होता था। इस बार की महाभारत तो उन्होंने पूरे मिर्च मसाले के साथ बताई होगी। एक बार तो उसका मन किया कि सीधे अपने कमरे में ही चली जाए, लेकिन 15 दिन बाद मायके से लौटी थी तो संस्कारवश सास और जेठानी के पैर तो छूने ही थे। आखिर मन मारकर अम्मा जी की तरफ पैर छूने के लिए बढ़ी। तब तक विदित अम्मा जी के पास ही जाकर बैठ गए। जैसे ही उसने अम्मा जी के पैर छुए, अम्मा आशीर्वाद देने की जगह बोली, क्यों रे बहुरिया, इस बार क्या नया नाटक हो गया तेरे मायके में? तेरे भाइयों ने तो पूरे समाज में थू थू करा दी। हमें तो बताते ही शर्म आई कि वो लोग हमारे समधियाने के लोग हैं। पर मीरा कुछ न बोली, अपनी आंखों में आंसू लिए जेठानी के पैर छुए और अपने कमरे में चली गई। हाय दैया, देखो तो बात करते ही शर्म आ रही है। अरे सिर्फ इतना ही तो पूछा था, नहीं जवाब देना था तो मना कर देती। यूं मुंह उठाकर सीधे कमरे में जाने की क्या जरूरत थी? जेठानी जी ने ताना कसा। अरे रहने दे बड़ी बहू, इसके परिवार में ही संस्कार नहीं है तो उसमें कहाँ से होंगे? सुना नहीं इसके दोनों भाई 12वें पर कैसे लड़ पड़े थे, वो भी बाप की जमीन जायदाद के लिए। अम्मा जी भी जेठानी को रोकते हुए मीरा पर ताना कसते हुए बोली, हाँ अम्मा, ये बात तो सही है। मुझे तो बड़ी शर्म आई वहां पर, कैसे बेशर्मों की तरह झगड़ रहे थे दोनों भाई। विदित बीच में ही बोल पड़ा। तीनों इतनी जोर से बातें कर रहे थे कि उनकी बातें अंदर तक मीरा को सुनाई दे रही थी। सुनकर मीरा अंदर अपने कमरे में रो रही थी। एक तो पिता की मौत का गम था ही, ऊपर से 12वें पर उसके दोनों भाई जमीन जायदाद के लिए लड़ पड़े। इससे समाज में अच्छी खासी किरकिरी हो गई। मीरा जब भी मायके जाती थी तो अक्सर भाइयों और भाभीयों में छोटे मोटे झगड़े देखकर खूब समझाती थी अपने बाबा को, बाबा अपने जीते जी बंटवारा कर दो। पर बाबा थे कि हर बार मना कर देते, कहते कि मेरे जीते जी तो बंटवारा नहीं होगा, बाद में दोनों आपस में बांट लेंगे। अब देखो दोनों ने ऐसा बंटवारा किया कि पूरे समाज के सामने शर्मसार ही कर दिया। लेकिन यह ससुराल वालों को तो अच्छा खासा मुद्दा मिल गया था। अब तो उठते बैठते खाते पीते इसी किस्से पर बातचीत चलती रहती। आखिर मीरा भी क्या कहती, जब मायके में भाइयों ने नहीं सुनी तो यहाँ ससुराल वालों को क्या चुप कराए। यहाँ तक कि कुछ दिन बाद आस पड़ोस की औरतें अम्मा के पास आकर बैठी तो उनके सामने ही अम्मा ने कहा, अरे आजकल तो जमीन जायदाद के लिए लोग कैसे कैसे कदम उठाते हैं, घोर कलयुग आ गया है। अब हमारे ही समधी को देख लो, उनके दोनों बेटे पिता की मौत के 12वें दिन ही जायदाद के लिए लड़ पड़े। यह बात चाय लाते हुए मीरा ने सुन ली। उसने धीरे से अम्मा जी से कहा, अम्मा जी, अब जो हो चुका उसे बार बार क्या बोलना। हाँ तो गलत थोड़ी ना कह रही हूँ, अब जो हुआ है वही तो बोल रही हूँ। अब हर घर के बच्चों में संस्कार तो माता पिता ही डालते हैं। एक तुम्हारा परिवार देख लो जो जमीन जायदाद के लिए लड़ पड़ा, और यहाँ मेरे दोनों बच्चों को देख लो, बिल्कुल राम लक्ष्मण है। दोनों में कितना भाईचारा है। अम्मा जी हाथ नचाते हुए बोली। इतने में पड़ोसन बोली, पर कुछ भी कह नहीं सकते बहन जी, वक्त का कोई पता नहीं है। राम लक्ष्मण तो भगवान है, हम तो फिर भी इंसान हैं। हमारी कहाँ तुलना भगवान से। बच्चों की नीयत कब बदल जाए कुछ कह थोड़ी ना सकते हैं। इसलिए बड़ों को चाहिए कि वक्त रहते ही अपनी संपत्ति का बंटवारा कर दे। बहुत कम ही भाई होते हैं जो बराबर बंटवारा करते हैं, वरना अधिकतर तो संपत्ति को लेकर लड़ते रह जाते हैं। उसकी बात सुनकर अम्मा जी तुनकते हुए बोली, होंगे ऐसे बच्चे, मेरे बेटे तो ऐसे नहीं हैं। उन्हें तो मैंने संस्कार दिए हैं, और वैसे भी परिवार तो एक साथ ही अच्छा लगता है। यूं बंटवारा करके परिवार को तोड़ने का हमें तो कोई शौक नहीं है। आखिर पड़ोसन अम्मा जी के आगे कुछ कह नहीं पाई। कुछ समय बाद अम्मा जी के मायके में उनके भाइयों ने काफी कर्ज हो जाने पर अपना पुराना घर बेचना चाहा। उसे बेचने के लिए कागजों पर अम्मा जी के साइन की जरूरत पड़ी, क्योंकि प्रॉपर्टी अम्मा जी के दादाजी के समय की थी और अम्मा के पिताजी इकलौते वारिस। अब पिताजी तो रहे नहीं, इसलिए अम्मा जी के दोनों भाई और स्वयं अम्मा जी
उस प्रॉपर्टी के हिस्सेदार थे। अम्मा जी को जिस दिन पेपर पर साइन करने जाना था, उस दिन विदित और बड़े बेटे वरुण दोनों ने अपने काम से छुट्टी कर रखी थी, क्योंकि दोनों को ये पक्का विश्वास था कि कर्ज उतारने के लिए प्रॉपर्टी बेची जा रही है तो अम्मा जी को तो हक दिया ही नहीं जाएगा। बस फिर क्या था, दोनों भाई अम्मा जी के साथ घर से रवाना हो गए। जब शाम को तीनों वापस आए तो काफी गुस्से में थे, पर सुबह के भूखे हारे तीनों खाना खाने बैठ गए। साफ पता चल रहा था कि वहां कोई कहा सुनी हुई है, इसलिए इन लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया है, वरना अम्मा जी अपने मायके से कभी भूखी तो नहीं आती थी। जिठानी अंदर रसोई में गर्मा गर्म रोटियां सेक रही थी, वहीं मीरा उन लोगों को खाना परोस रही थी। खाना खाते खाते ही तीनों में बहसबाजी छिड़ गई। विदित ने तो आखिर अम्मा से बोल ही दिया, यह क्या अम्मा, आप इतनी बड़ी दातार क्यों बन रही हो? जब भगवान खुद आपको आगे चलकर कुछ देना चाहता है तो मना क्यों कर रही हो? भला कोई घर आई लक्ष्मी को मना करता है क्या? उसकी बात सुनकर अम्मा बोली, अरे पर तुम लोगों की स्थिति तो समझ, वो लोग कर्ज में हैं तभी तो मकान बेच रहे हैं। अरे तो अम्मा, हम कब मना कर रहे हैं कर्ज चुकाने से? कर्ज उन लोगों ने लिया है तो वो लोग चुकाएं, पर तुम्हारे हिस्से से नहीं। तुम्हें तुम्हारे दादाजी की प्रॉपर्टी से कुछ तो मिलना चाहिए। वरुण भी बीच में ही बोल पड़ा, तेरे सामने ही एक बार बोला तो था मैंने कि भाई पूरा हिस्सा मत दे मुझे, लेकिन कम से कम थोड़ा बहुत तो दे। पर वो तो अपनी स्थिति को रोना लेकर बैठ गए, अब उसके आगे मैं कुछ कह ही नहीं पाई। अम्मा जी ने वरुण को समझाना चाहा, हाँ माँ, तुम्हारे पास ही धन की वर्षा हो रही है जो इतनी आसानी से हिस्सा छोड़ने को तैयार हो गई। ये तो भला हो हम दोनों भाइयों का जो हमने प्रॉपर्टी पर साइन नहीं करने दिए तुम्हें, वरना तो वो तुम्हारा हिस्सा भी पूरा के पूरा हड़प जाते। अगर हिस्सा नहीं दिया तो सच कह रहा हूँ, उनके खिलाफ कोर्ट जाने में भी हम कोई एतराज नहीं है, विदित ने कहा और खाना खाते खाते बीच में ही थाली छोड़कर उठ गया। अरे खाना तो खाते जा, सुबह से कुछ नहीं खाया, ये बातें तो बाद में भी कर लेंगे, अम्मा ने कहा। तुम ही खा लो खाना अम्मा, अपने मायके की पड़ी है, लेकिन अपने बेटों की कोई चिंता नहीं। अरे तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो कम से कम हमारे लिए सोच लेती। तुमने तो अपनी पूरी उम्र देख ली, लेकिन हमें तो अपनी पूरी जिंदगी जीनी है। कम से कम हमारे ही ऐशो आराम के बारे में सोच लेती, या हमारे भविष्य के लिए कुछ रख लेती। भाई सही कह रहा है, इतनी आसानी से आई हुई लक्ष्मी को जाने नहीं देंगे। आखिर जमीन जायदाद का मामला है, थोड़ा बहुत नहीं तुम्हारा पूरा हिस्सा चाहिए। कहते हुए वरुण भी खाना खाते खाते उठ खड़ा हुआ और अपने कमरे में चला गया। अब अम्मा से रोटी का निवाला निगलते ना बना। उदास होकर अम्मा अपनी थाली को प्रणाम कर खड़ी हो गई। अम्मा अपने कमरे में जाने को हुई कि तभी मीरा से उनकी निगाह टकरा गई। उनसे कुछ कहते ही ना बना, वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। 2 दिन तक घर का माहौल ऐसा ही रहा। अम्मा अपने बेटों को समझाती रही, लेकिन दोनों तो मानने को ही तैयार नहीं हुए। 2 दिन बाद जब अम्मा के भाई का फोन आया तो घर में फिर से कहासुनी शुरू हो गई। आखिर आपके भाई की इतनी हिम्मत कैसे हुई अम्मा? आप ही के हिस्से में से आधा हिस्सा आपको देकर आप पर कोई एहसान कर रहे हैं क्या वो लोग? साफ साफ कहो उनसे कि आप पूरा हिस्सा लोगी, वरुण ने कहा। हाँ अम्मा, अब तो कोर्ट केस होकर ही रहेगा, तुम्हारे हिस्से की एक फूटी कौड़ी ना छोड़े। वहां पर हम लोग देख लेना, अच्छे से सबक सिखाएंगे उन्हें, विदित ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। अरे पर तुम दोनों समझो तो सही, वो लोग बहुत परेशान हैं, कैसी स्थिति से गुजर रहे हैं। भगवान का दिया हमारे पास तो सब कुछ है, फिर क्यों इतने से हिस्से के लिए लड़ रहे हो तुम लोग? अम्मा दोनों को समझाते हुए बोली। अम्मा तुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही देख लेंगे कि हमें क्या करना है। तुम में ही इतनी अकल होती तो हमें यह दिन देखना नहीं पड़ता, विदित ने चिल्लाकर कहा। आप अम्मा से कैसे बात कर रहे हो? अचानक मीरा बीच में बोल पड़ी। तुम तो चुप ही रहो, हम तो फिर भी अपने घर में इस तरह से बात कर रहे हैं। तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे पिता के 12वें में क्या किया था वो तुमने देखा था या नहीं? संस्कार तो तुम लोगों में नहीं है और हमारे बीच में बोल रही हो। मीरा को बीच में बोलता देखकर विदित चिढ़कर बोला, आखिर कौन सा पति बर्दाश्त करेगा कि उसकी पत्नी इस तरह उसके परिवार के सामने उसे चुप रहने के लिए कहे? ऐसे में पत्नी को चुप कराने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसके मायके पर तानाकशी कर दो, अपने आप ही चुप हो जाएगी। मेरे मायके में क्या हुआ मैं अच्छे से जानती हूँ, हम तो संस्कारी भी नहीं हैं, पर आप तो संस्कार वाले हैं, आप क्यों लड़ रहे हो? उस दिन मेरे भाइयों को देखकर आपको बड़ी शर्म आ रही थी, अब आज आप क्या कर रहे हो? मेरे भाई तो आपस में ही लड़े थे, पर तुम लोग तो जायदाद के लिए अपनी अम्मा तक से लड़ पड़े, मीरा ने कहा तो विदित गुस्से से आग बबूला हो गया। मीरा पर हाथ उठाने के लिए वो आगे बढ़ा तो अम्मा ने उसे रोकते हुए मीरा से कहा, बहू तुझे बीच में बोलने के लिए किसने कहा? तो अपने मायके में भी नहीं बोल रही थी ना, तो यहाँ पर भी मत बोल। सही कहा अम्मा जी, मैं तो अपने मायके में भी नहीं बोली थी, तो यहाँ तो बोलने का मुझे बिल्कुल भी हक नहीं है।
पर अम्मा जी एक सलाह जरूर दूंगी। मेरे भाई तो मेरे पिता के मरने के 12वें दिन जायदाद के लिए लड़े थे, लेकिन आपके बेटों का तो कोई भरोसा नहीं, इसलिए अपने जाने से पहले खुद ही बंटवारा कर जाना। जमीन जायदाद है ही ऐसी चीज जो अच्छे अच्छे के संस्कारों को धराशायी कर देती है, कहकर मीरा अंदर कमरे में चली गई। लेकिन मीरा के मुंह से कड़वी सच्चाई सुनकर अम्मा जी सोचने पर मजबूर हो गई। आखिर सही तो कह रही थी वो, लेकिन अम्मा जी की आखिर चली भी कहाँ। ना तो अम्मा जी कभी अपने जीते जी जमीन जायदाद का बंटवारा कर पाई और ना ही अपने मायके में अपना हिस्सा छोड़ पाई। सिर्फ छूटा तो मायके से हमेशा के लिए संबंध। इंसान जिन बातों के लिए दूसरों को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं जाने देता, मगर जब स्वयं उन्हीं परिस्थितियों में पड़ता है तो खुद भी वही विकल्प चुन लेता है जिसके लिए वह सामने वाले का उपहास कर रहा था। जमीन जायदाद ऐसे विषय हैं जिन्हें कोई छोड़ना नहीं चाहता और भाई भाई में विवाद पैदा हो जाते हैं। बात संबंध टूटने तक आ जाती है, जबकि बातों को विवेक से और लालच को छोड़कर सुलझाया जा सकता है। उम्मीद है दोस्तों कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। दोस्तों आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियां सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियां सुनते रहिए।